नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं ऑपरेशन थाड, जिसकी आशंका थी अरब में महाविनाश का, वैसा ही दावा किया जा रहा है क्योंकि इजराइल ने लेबनान से लेकर ईरान तक महाविध्वंस का प्लान तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के ट्रिगर दबाते ही दोनों मुल्कों में बारूदी वर्षा हो जाएगी। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका इजराइल से नाराज हो गया है और उसने युद्ध में तेल अवीव को अकेले छोड़ दिया है। ईरान और हिजबुल्लाह की तैयारी भी पूरी है। ईरान ने इजराइल से संभावित हमले के जवाब की रणनीति तैयार कर ली है, तो हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह की हत्या का बदला लेने का प्रण लिया है। तो देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आपको बताऊं, लेबनान पर बारूदी प्रहार जारी है। इजराइल की दक्षिण लेबनान पर बमबारी, धमाकों से थर्राया पूरा दक्षिण लेबनान, पूरे इलाके में भीषण तबाही। तो देखिए, इजराइल की बमबारी लेबनान में, दक्षिण लेबनान की तस्वीरें हैं। ये धमाकों से कैसे थर्रा गया दक्षिण लेबनान। और दक्षिण लेबनान में भीषण हवाई हमला, यह भी जानकारी आ रही है। आईडीएफ ने आयता अल शाब पर बॉम्ब दागे, इजरायली फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। आयता अल शाबा में ये हमले हुए, आयता अल शाब पर। और दक्षिण लेबनान के बाजारों में भीषण तबाही हुई है। नबातिये में बमबारी के बाद आग लगी। इजरायली हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत। दक्षिण लेबनान के बाजारों में भीषण तबाही। नबातिये में बमबारी के बाद आग लगी। इजरायली हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत। और इजरायल की बेका में भी भीषण बमबारी की खबर आ रही है। सिडोन में नगर पालिका की इमारत पर हमला हुआ है। आईडीएफ की बमबारी के बाद इमारत तबाह। तो देखिए, आईडीएफ की बमबारी के बाद कैसे ये इमारत तबाह हो गई है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। يلا 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 خي دولة طبي دولة الإنقاذ يلا 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 خي دولة طبي الإنقاذ। और अब थाड की बात। इजरायल में थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। अमेरिका ने तैनात किया थाड डिफेंस सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को रोकेगा ये थाड सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी सैनिक भी इजरायल में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। इजरायल की सुरक्षा के लिए समझिए एक बहुत बड़ा हथियार लगाया गया है। ईरान के संभावित हमलों को लेकर ये थाड तैनात किया गया है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकेगा। आपको मालूम होगा, अभी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था इजरायल पर अटैक करने के लिए। अब अमेरिका ने थाड भेजा है और साथ ही अपने सैनिक भी भेजे हैं, जो अब बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से इजरायल को बचाएंगे। तो इजरायल में थाड महाविध्वंसक अटैक पर क्या ब्रेक लगाएगा? ये खबर क्या है? अमेरिका ने इजरायल को दिया है थाड डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने के लिए। यूएस सैनिक भी इजरायल में मौजूद हैं। ऑपरेट करने के लिए आईडीएफ के सैनिकों को वो ट्रेंड करेंगे। अमेरिका ने थाड दिया क्यों? ईरानी हमलों से बचने के लिए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ये हमले से बचाओ, इंटरसेप्टर मिसाइल को मार गिराएगा। बड़ी बात क्या है, अमेरिका में अलग अलग जगहों पर थाड तैनात है और इसीलिए ये बहुत इफेक्टिव माना जा रहा है। मेजर जनरल एसबी अस्थाना हमारे साथ हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, और एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ सुमित चौधरी भी आपको दिख रहे होंगे, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से, बेरूत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। पहले सुमित, आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, थाड लगने का मतलब इजरायल को एक और लेयर ऑफ डिफेंस मिलना, थाड लगने का मतलब ईरान की और हिजबुल्लाह की मिसाइलों से इजरायल की सुरक्षा और पुख्ता होना। बिल्कुल गौरव, देखिए अब जिस जंग के अंदर इजराइल जा रहा है, जिस फेज में अब इजराइल जा रहा है, उसको पूरी उम्मीद है
अब हिजबुल्ला भी क्योंकि साउथ लेबनान से पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, दूसरी तरफ ईरान को आप देखें, ईरान भी दूर है, हूती, तो अब जो खतरा है वो लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से है। लगातार यही वजह है कि इजराइल अब अपनी एयर डिफेंस मैकेनिज्म को और पुख्ता करने वाला है। अगर आप प्रॉक्सीज की बात कर ले, अगर आप ईरान की बात कर ले, किसी के पास भी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज ऐसी नहीं है कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर आएगा, इजराइल के अंदर हमला करेगा। मैक्सिमम ये सभी प्रॉक्सीज के साथ साथ ईरान सिर्फ और सिर्फ अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है, और एक नहीं सैकड़ों मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे दौर में इजराइल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी चुनौती है अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को और ज्यादा पुख्ता करना, क्योंकि अगर 350 मिसाइल्स दागी जाती हैं और उसमें से 2 या 3 भी एयर डिफेंस मैकेनिज्म उसको हैंडल नहीं कर पाता, तो निश्चित तौर पर इजराइल को बड़ा नुकसान होगा, जो इजराइल नहीं चाहता। इजराइल इसीलिए कई लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट कर रहा है, और उसकी कोशिश यही है कि दूर से आने वाली कोई मिसाइल, चाहे वो ईरान से आती हो, चाहे वो हूती से आती हो या फिर हिजबुल्ला से आती हो, उसको ना सिर्फ रोका जा सके बल्कि उसको फुल प्रूफ अपने डिफेंस मैकेनिज्म को पुख्ता किया जा सके। गौरव, ठीक है सुमित, आप रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर है, इजरायली एयरफोर्स का भीषण प्रहार की जानकारी आ रही है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है इजरायल ने। इजरायली हमले में भीषण तबाही मची है लेबनान में, और खासकर हिजबुल्ला के ठिकानों को तो लगातार निशाना बना रहा है इजरायल। انت ايش بك شيء؟ هادي انزل اللي تحت انت روح على اسعاف انت। इजरायल के पास ब्रह्मास्त्र था। जी हां, कैसे आप समझिए, इजरायल के पास कैसे ये ब्रह्मास्त्र पहुंचा है। थाड का मतलब है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों को तेजी से मार गिराने में सक्षम है ये थाड। खासियत क्या है? हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। उड़ान की शुरुआत में ही टारगेट को मार गिराता है। हथियार को रोकता नहीं है, खत्म करता है। ताकत बेहद मजबूत रडार सिस्टम है। टारगेट को पलक झपकते ही खत्म कर देता है। 200 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की ताकत ये थाड सिस्टम रखता है, जो आप देख रहे हैं। 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मारने में सक्षम है, और एक बार में जो मिसाइलें निकल रही हैं, 8 एंटी मिसाइलें ये दागी जा सकती हैं। जो आप यहां नीचे साइलों से मिसाइलें निकलते देख रहे हैं, इस वक्त थाड जो डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं, कितने देशों के पास है? अमेरिका के पास है, रूस के पास है, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, इटली के पास है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के पास ये है। और अमेरिका ने अब इजरायल को ये दिया है। जनरल स्थाना, थाड के बारे में और क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को, कितना अहम है ये? देखिए, अभी इजराइल के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अगर बहुत ज्यादा तादाद में मिसाइलें और ड्रोन एक साथ फायर किए जाते हैं, तो जो इनकी कैपेसिटी थी आयरन डोम और बाकी जो 2 सिस्टम्स हैं, 3 सिस्टम मिला के अलग अलग लेयर पे उनको रोकते थे। तो अगर ज्यादा तादाद में आते हैं तो उनको मुश्किल हो रही थी। और ईरान के पिछले हमले में यह साफ जाहिर हुआ कि 2 एयरबेस और जो मोसाद का हेडक्वार्टर था उसके आसपास नुकसान हुआ है। हालांकि इजरायली मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा उस खबर को आगे जाने नहीं दिया, लेकिन नुकसान तो हुआ। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका एक वचनबद्ध है उनको बचाने के लिए। तो ये एक डिफेंसिव सिस्टम उन्होंने उनको दिया है ताकि और ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से रोकने में उनको मदद मिल सके। लेकिन मैं दर्शकों को ये बता दूं कि थाड सिस्टम जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक पाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी कुछ हैं ईरान के पास। तो 100% कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम अगर माना जाए तो 100% फुल प्रूफ कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन काफी हद तक ये दुश्मन की मार से इजराइल को बचा। ठीक है, देखिए अब इजराइल से हमारे साथ मनीष भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर बता दूं, लेबनान वॉर पर अमेरिका और इजराइल में टेंशन। ये खबर आ रही है, नसरल्ला की हत्या से नाराज है अमेरिका। अमेरिका 21 दिन का युद्ध विराम चाहता था। नसरल्ला की हत्या के बाद बातचीत रुक गई। यानी अमेरिका और इजराइल में रह के टेंशन हो रही है। और कुछ तो ये भी बता रहे हैं कि इजराइल बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिका को नहीं बता रहा। बस नीड टू नो बेसिस पर अमेरिका को बेसिक जानकारियां दी जा रही हैं, और इसी से अमेरिका अब नसरल्ला की हत्या के बाद नाराज है। तो अमेरिका वर्सेस इजराइल, बड़ा खुलासा कैसे, आप देखिए। बड़ी खबर क्या है, लेबनान जंग पर अमेरिका और इजराइल के बीच विवाद, नसरल्ला की हत्या से नाराज है अमेरिका। अब कहां से खबर आ रही है? रॉयटर्स की ये खबर आ रही है। दावा क्या है? फ्रांस और ब्रिटेन के दबाव के बाद युद्ध विराम चाहता था अमेरिका। अपने नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर की कोशिश थी। नसरल्ला की हत्या से सीज फायर की बातचीत पटरी से उतर गई, ये न्यूज एजेंसी रॉयटर्स जानकारी दे रही है। सवाल क्या है? सवाल यह कि क्या नसरल्ला की हत्या के बाद अमेरिका ने इजराइल को अकेला छोड़ा? खास बात, हिजबुल्ला अमेरिका और इजराइल दोनों का दुश्मन है। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष,
थोड़ा बहुत मनमुटाव या किसी चीज पर सहमति ना बनना अलग बात है, लेकिन एकदम से एक दूसरे के खिलाफ हो जाना वो अलग बात है। वस्तु स्थिति क्या है अमेरिका और इजराइल के बीच इस समय, ये बताइए। देखिए, अमेरिका और इजराइल के संबंध को और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप अलग करके देखें, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अभी प्रायोरिटी 5 नवंबर को होने वाला चुनाव है। वो सोचते हैं कि अगर इस फ्रंट पे ज्यादा वॉर हुआ तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पर एक बड़ा सवाल उठेगा कि उनकी अभी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए वो नेतन्याहू को कहता है कि भैया तू थम जा, 5 नवंबर तक थम जा। लेकिन नेतन्याहू को इनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें पता है कि बाइडेन जीते हारे, अगर ट्रंप आएंगे तो नेतन्याहू के लिए तो बल्ले बल्ले की स्थिति है। और अगर ट्रंप हार भी गए और कमला हैरिस आई तो भी कमला हैरिस तक को यह बयान देना पड़ा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है। कुल मिलाकर यह है कि नेतन्याहू का अपना एजेंडा है। नेतन्याहू अपने उस एजेंडे के तहत आगे बढ़ेंगे, जैसा कि वो गाजा में आगे बढ़े थे, जैसा कि वो लेबनान में आगे बढ़े हैं और जैसा कि वो ईरान में आगे बढ़ने वाले हैं। और ये बात अमेरिका को पता है। इसीलिए आप जब थर्ड मिसाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अमेरिका को यह पता है कि इजराइल हमला करेगा, ईरान की तरफ से पलटवार होगा। उस समय जब ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, तब इजराइल को डिफेंस के लिए एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम की और ज्यादा जरूरत होगी। इसीलिए थर्ड मंगाए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष। आप रहिए मेरे साथ। देखिए, एक और बड़ी खबर है, लेबनान से इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहे हैं। तो लेबनान से भी प्रहार जारी हैं। हिजबुल्लाह ने एकरे शहर पर मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल हमले में इमारत की छत तबाह हो गई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। देखिए, कई लोगों के घायल होने की खबर है हिजबुल्लाह के इस हमले में। ये इजराइल के एकरे शहर की तस्वीरें हैं जहां हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल अटैक किए। और इजराइल पर भीषण ड्रोन अटैक, ये जानकारी आ रही है। तेल अवीव के पास हिजबुल्लाह ने ड्रोन दागे हैं। आईडीएफ बेस को निशाना बनाने की कोशिश में है हिजबुल्लाह। तेल अवीव के पास ये ड्रोन दागे गए हैं। एवीएम ओपी तिवारी, हम दो खबरें तो दिखा रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और हमले से नुकसान भी हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से अब एक लंबा वक्त गया है हमास के उस अटैक के बाद और हिजबुल्लाह से लगातार इजराइल है उस कॉन्फ्लिक्ट में, लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट आ रहे हैं, तो ये ड्रोन अटैक, ये रॉकेट अटैक इजराइल के लिए कोई बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है या ये उनको मालूम है कि इससे कैसे निपटना है? गौरव, ये जो ड्रोन अटैक है हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में काफ़ी तरह से ये करीब करीब इजराइल सक्सेसफुल हो रहा है। हाँ। और मेनली ये जो मोमेंटम है, जो मोमेंटम गेन किया है, उस मोमेंटम को रोकना कभी नहीं चाहेगा यूएसए, भले ही कुछ भी कहता रहे। ये नेतन्याहू ये कंटिन्यू करेंगे बिकॉज मोमेंटम इज लॉस्ट, इट विल गेट इनटू बैक फुट। हाउएवर हिजबुल्लाह भी अपनी कोशिश कर रहा है, जो भी उसके पास बचे हुए हैं ड्रोन, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। ड्रोन छोटी जगह पर होगा, बचा होगा, वहाँ से फायर करते रहो। ये काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट करता है, इसलिए ड्रोन फायर करता रहेगा और अपने को मोटिवेट करने के लिए कि हिजबुल्लाह में अभी भी हमारे दम है। लेकिन इजराइल जो है इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना है और जो कर रहा है इसको खत्म, मतलब जहां तक इसका सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान है जिसको बफर जोन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, जब तक इसका एम नहीं होगा ये चलता रहेगा। ये बहुत अत्यंत आवश्यक है, नेतन्याहू को बहुत आवश्यक है, इसलिए को बैकफुट में लेके आना है। और थर्ड की बात भी कर रहा हूं बिकॉज सी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतने मिसाइल्स और इतने ईरान से आ गए हैं कि इसका भी एयर डिफेंस थोड़े लेवल तक डिप्लीट हो चुका है और सपोर्ट चाहिए। जैसा मनीष जी बता रहे थे कि भाई इनको जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वहाँ से आएंगी उसको काउंटर करने के लिए चाहिए। इजराइल एक छोटा सा देश है, इजराइल के जो इंपॉर्टेंट बेसेज हैं, स्ट्रेटेजिक जो इंस्टॉलेशन है उसको बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें थर्ड की आवश्यक जरूरत पड़ेगी ताकि किसी भी हालत में कितने भी नंबर्स में आए ताकि उनको रोका जा सके। ठीक बात है। ये हमने प्रीवियसली देखा है कि ईरान जो सप्लाई करता है, ईरान जो अटैक करता है वो नंबर के साथ अटैक करता है, 200 250 एक साथ आते हैं। अब इसमें कई ड्रोन भी हैं, उनमें जो उतना दम नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बट न्यूसेंस जरूर क्रिएट कर सकते हैं। अब इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एयर डिफेंस एक बहुत महंगा सिस्टम होता है, वो इनको ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको यूज किया जाए कि नहीं किया जाए, तो ये इसको बड़े तगड़े तरीके से, बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से सोच के ये वॉर लड़ी जाएगी विद एयर डिफेंस से, बिकॉज ये एक नया डायमेंशन शुरू हो गया है। ड्रोन की वजह से एक नया डायमेंशन शुरू हो गया। इजराइल को अपनी सर्वाइवल के लिए इसको पूरी कोशिश करनी है। और ये जहां तक लेबनान में है, इट इज मोर रूथलेस, वहां पे इसके हॉस्टेजेस नहीं है जहां इसको डर लग रहा है। ये वार्निंग दे रहा है लोगों को कि आप हटिए, हम बम्बार्डिंग करेंगे। जबकि ये स्थिति गाजा में नहीं थी, गाजा में उनके पास हॉस्टेजेस थे तो इजराइल वाज केयरफुल। हॉस्टेज इनके अपने नहीं थे, दूसरे देश के भी थे।
ये लबनान में और ये हिजबुल्लाह के खिलाफ ये मोर रूथलेस होगा। और ये मेरे ख्याल से जब तक इनका जो एम है एक बफर जोन जो स्टैब्लिश करने में जब तक नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह का इजराइल को हराना टारगेट है, ये कहा है उसने। हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद अफीक का दावा है इजराइल में विनाश हमारा मकसद है। तो हिजबुल्लाह चाहे जितना भी मार खाए वो लगातार कह रहा है कि हम इजराइल को मिटाकर मानेंगे, इजराइल का विनाश ही हमारा मकसद है। तो नसरल्लाह का बदला लेकर रहेगा हिजबुल्लाह, ये कह रहे हैं हिजबुल्लाह के प्रवक्ता। हिजबुल्लाह की धमकी, नसरल्लाह के गुनहगार को सजा देकर रहेंगे, इजराइल को हराना हमारा आखिरी मकसद है। तेल अवीव पर विध्वंसक हमले सिर्फ शुरुआत है, इजराइल अभी और बर्बादी और तबाही देखेगा। आईडीएफ को लेबनान में तबाही रोकने को मजबूर करेंगे। मोहम्मद अफीफ प्रवक्ता हिजबुल्लाह, ये इनका दावा है, क्योंकि लेबनान में ही हमारे संवाददाता सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, जरा हमें बताइए, इस वक्त लेबनान में आप मौजूद हैं, ग्राउंड पर देखिए अपने लोगों में मोटिवेशन भरना, अपने लोगों में उत्साह भरने के लिए कोई भी सेनापति सैनिकों को ऐसी बात कहेगा, लेकिन ग्राउंड पर ताज़ा जो अभी अटैक हुए हैं उस पर हिजबुल्लाह को कितना नुकसान हुआ है और पहले की तुलना में वो कितना तैयार हैं इजराइल पर हमला करने के लिए? गौरव, मैं आपको एक महीने का डिफरेंस ही बता देता हूं। अगस्त महीने में मैं यहीं पर था, अगस्त के बाद मैं वापस गया। एक महीने के बाद जब मैं वापस अब यहां पर आया हूं और ये सारी चीजें हुई है नसरल्लाह के मारे जाने के बाद और नसरल्लाह के जिंदा रहने से पहले। एक महीने में जो हिजबुल्लाह सबसे ताकतवर फोर्स कही जाती थी लेबनान के अंदर, अब वो बिखर चुका है। अब वो डिस्ट्रैक्टेड है, विदाउट किसी कमांड है और अपने आप को, सबसे बड़ी लड़ाई जो हिजबुल्लाह इस समय लड़ रहा है वो है अपने आप को कंसोलिडेट करने की। दाहिया का इलाका जिसको हम उसका हेडक्वार्टर्स मानते थे, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लबो लबाब यह है कि अगले 2-4 महीने में आप और मैं दाहिया की तस्वीरें वैसी ही देखेंगे जो हम गाजा में इस समय हमास की तस्वीरें देखी थी। तो इससे निश्चित तौर पर अभी काबिलियत बहुत कम है। पेजर अटैक्स के बाद, नसरल्लाह के अटैक मारे जाने के बाद चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई हैं। इस समय सबसे बड़ी चुनौती इस समय हिजबुल्लाह के लिए है साउथ लेबनान के साथ साथ दाहिया के इन इलाकों में अपने आप को कंसोलिडेट करना, अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को अलग अलग इलाकों के अंदर फैलाना और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपनी आर्म्स एंड एम्युनिशन के जो जखीरे हैं जिसको इजराइल पकड़ रहा है उनको बचा कर रखना। तो अभी हिजबुल्लाह की काबिलियत या फिर उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने आप को बचाना है, अपने कमांडर्स को लगातार रिवाइव करना और अपने ग्राउंड फोर्सेस को जो पूरा OGW नेटवर्क्स कहते हैं उसको बचाना है। तो अब हिजबुल्लाह के पास शायद रिटेलिएशन की वो पावर नहीं है जो उसके पास एक महीने पहले नसरल्लाह के मारे जाने से पहले। ठीक है, अभी हम लेबनान की बात कर रहे हैं, अभी हम ईरान की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमास से जंग जारी है, गाजा पट्टी से भी। लेकिन देखिए एक और नया फ्रंट जो नेतन्याहू ने कहा था कि हम 7 फ्रंट पर लड़ रहे हैं, वो नया फ्रंट कैसे सामने आया है। इराक से भी इजराइल पर अटैक किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में इराक से हमले हुए हैं इजराइल पर 2 बार। गोलान इलाके में ये रॉकेट इजराइल पर दागे गए। तो इराक से एक तरफ इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल के गाजा में भी जारी है और लेबनान में भी जारी है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ के जवानों ने लेबनान में तबाही मचाई है। ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। मनीष के पास चलते हैं, मनीष हमारे साथ हैं, मनीष के पास चलते हैं। 2 खबरें तो हमने दिखा दी कि इराक से हमले हो रहे हैं और लेबनान में ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का। ये बताइए, इजराइल में आप हैं, वहां से क्या सेंस मिल रहा है आपको इस वक्त मनीष? एक तरफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, एक तरफ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और उसके बाद यमन, हूती, हमास, यमन और फिर सऊदी, इराक, ईरान, इतने जगहों से लगातार हमले। इजराइल में क्या है, इसको लेकर चिंतन क्या है, मंथन? देखिए, जब आप इजराइल में प्रवेश करते हैं तो इजराइल में पहला कदम रखते ही किसी भी एयरपोर्ट पे सबसे पहली एक लाइन लिखी होती है, वेलकम टू इजराइल, योर लाइफ विल नेवर बी द सेम। तो वो मानते हैं कि यहूदी होना आसान काम नहीं है। तो इजराइल के मुल्क को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की तैयारी करनी पड़ती है। उन्हें पता है कि उनके पास 1-2 नहीं 7, 8, 10 फ्रंट पे उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है। यहां तक कि कई बार डोमेस्टिक फ्रंट के भी जो लोग हैं वो एक नई चुनौती बनाकर आते हैं। लेकिन बहुत कुछ बदला है इजराइल में। पिछले साल जब 7 अक्टूबर को हमास के हमले हुए, उस नरसंहार के बाद इजराइल बहुत छत-विछत स्थिति में था। इजराइल घायल था और उसी घायल अवस्था में उसने गाजा पर स्ट्राइक किए थे। लेकिन लेबनान पर हमले के दरमियान
इजराइल एक नए रूप में था, रौद्र रूप में उसने नसरुल्लाह को मारा, साउथ लेबनान से लेकर बेरूत तक वो बमबारी कर रहा है और अब इजराइल आर पार की स्थिति में है। तो आपने जो पूछा कि सेंस क्या है, इस वक्त जो लोग यहाँ पर हैं उनसे अगर आप पूछें तो नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वो इत्मीनान है अपनी सरकार को लेकर, अपने सेना को लेकर। उन्हें पता है कि जिस तरह नसरुल्लाह मारा गया, जिस तरह इस्माइल इल्हानिया मारा गया, वैसे ही अगली बारी ईरानियन सुप्रीम लीडर की भी होगी। और आपने कहा कि एक अलग तरह का रौद्र रूप दिख रहा है इजराइल का। मैं उसकी बानगी अगली खबर में दिखाता हूं, बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के 50 लड़ाकों की मौत हो गई है इजराइल के हमले में। देखिए, इजराइल एक बार फिर से अटैक कर रहा है और लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई जिसमें हिजबुल्लाह के 50 लड़ाकों की मौत हो गई। इजराइल की एयरफोर्स का हवाई हमला पूरे इलाके में जबरदस्त तबाही मचा के रख दी है इजराइल की वायुसेना ने। ये जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से भी, क्योंकि नेतन्याहू ने यूएन से एक बड़ी अपील की है। वो अपील क्या है? अपील ये है कि लेबनान से UNIFIL सैनिकों को बाहर निकाले। हिजबुल्लाह UNIFIL सैनिकों को बंधक बना लेगा। नेतन्याहू ने कहा है UNIFIL को हिजबुल्लाह के गढ़ और युद्ध क्षेत्र से हटा दे यूएन। ये नेतन्याहू ने अपील की है। UNIFIL सैनिकों के बंधक बनने पर उनकी और हमारे सैनिकों की जान को खतरा है। IDF की अपील पर यूएन पहले भी इनकार कर चुका है। अब वो हम ईरान की आतंकी शाखा हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, ये कहा है नेतन्याहू ने। युद्ध क्षेत्र से UNIFIL सैनिकों के नहीं हटने से हिजबुल्लाह को फायदा होगा, नेतन्याहू ने यह जानकारी भी दी है। तो मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, ये मतलब UNIFIL वही ना जहां पे कई सारे देशों की सैनिक होते हैं, एक शांति सेना के तौर पर जाते हैं और कहीं पर भी रखा जाता है उनको, वही सैनिक है या कुछ और है? और क्यों कह रहे हैं नेतन्याहू इनको हटा लो? बिल्कुल गौरव, वही सैनिक है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कहें या संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के सैनिक इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। और बल्कि जब पिछले महीने जब सुमित उस समय लेबनान के बॉर्डर पर रिपोर्ट कर रहे थे तो फिर बहुत से भारतीय सैनिकों से जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से थे यूनिफिल के, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। और इस वक्त भी बहुत से भारतीय सैनिक लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर तैनात हैं। तो हुआ यह कि पिछले 3-4 दिन की गोलीबारी के दरमियान एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सैनिक बुरी तरह से कल घायल हो गए थे, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें भारत भी था और भारत ने भी चिंता जाहिर की इस बात को लेकर। तो दरअसल ये एक डिप्लोमेटिक वॉर है, क्योंकि उन्हें भी पता है, नेतन्याहू को भी पता है कि अगर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सैनिकों को बड़ा नुकसान पहुंचा तो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बढ़ जाएगा। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि यहां से आप लोग हटिए, यानी एक बार यूएन फोर्स हट जाएगी तो फिर IDF के लिए मैं इस बारे में और जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं। UNIFIL जो मनीष ने कहा, जो मैंने कहा, बात सही है कि शांति और वहां बनाने के लिए भेजी जाती है, लेकिन इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ये इसका पूरा नाम है। और 1978 में इसको सिक्योरिटी काउंसिल ने यहाँ पर लेबनान में जब भेजा था पीस रिस्टोर करने के लिए, जब वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी। लेकिन मेरा एक सवाल है सुमित आपसे। सुमित, जैसा कि मनीष कह रहे हैं, आपसे भी वहाँ पे मिले सैनिक, भारतीय सैनिक भी मिले, इन सैनिकों का काम क्या होता है और नेतन्याहू की बात में कितना दम है कि हिजबुल्लाह इनको बंधक बना लेगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताऊं। यूनिफिल के अंदर अगर आप बात करें, यूनिफिल में कई देश हैं, जिसमें चाइना है, 54-55 देश हैं जो लगातार यहां पर मौजूद हैं। जिसमें चाइना, फ्रांस, स्कॉटलैंड, स्पेनिश सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं। इंडियन सोल्जर्स करीबन 600 के करीब यहां पर इंडियन सोल्जर संख्या है। और मैं इन सोल्जर्स के साथ पिछले 1 महीने में कई बार इनसे रूबरू हुआ हूं, इनके साथ रिपोर्ट्स की हैं और देखा है कि आखिरकार कैसे इनके काम करने का तरीका होता है, किस तरीके से इनका जो मेन काम होता है वो पीस कीपिंग होता है। लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर अगर कोई लोग बर्बाद हो जाते हैं, उनको दवाइयों की जरूरत होती है, सिर्फ मॉनिटरिंग करना या फिर आप कह सकते हैं कि पीस मेंटेन करना। इसके अलावा ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, किसी के खिलाफ भी कोई आर्म्स नहीं उठा सकते। और इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बिल्कुल ब्लू लाइन, यानी करीबन जो 130 किलोमीटर की जो लाइन है, जिसको हम लगातार ब्लू लाइन कहते हैं, जो लेबनान के और इजराइल के बॉर्डर पर है, उस पर अपनी इनकी तैनाती रहती है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि लगातार जो रॉकेट फायर किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, जो एक्शन लिए जा रहे हैं, उसमें इनके आसपास, इनके कैंप के आसपास भी लगातार कई जगहों पर ऐसे रॉकेट्स गिर रहे हैं, जिसमें इनकी ट्रैवलिंग को, इनकी मूवमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा था कि ऐसा ना हो कि जब इजराइल की फोर्सेस आगे बढ़ने लगे और हिजबुल्लाह की तरफ से मैसिव अटैक होने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि यूनिफिल पर भी कोई
हो जाए, ठीक। इसीलिए इनको बाहर निकालने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इतनी भारी संख्या में 10,000 से ज्यादा सोल्जर हैं। मैं आपको बताऊं 10,000 से ज्यादा सैनिकों को यूनिफिल के बाहर निकालना एक मेजर कंसर्न होगा, क्योंकि फिर ये पूरा इलाका एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में बड़े मैसिव वॉर फ्रंट के अंदर नहीं, लेकिन तब्दील होना लाज़मी नेतन्याहू ने है। हमलों पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है, ये जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूं। ईरान पर सीमित हमला करेगा इजराइल। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एनबीसी की खबर है, अहम ठिकानों पर प्रतीकात्मक हमले की आशंका। एनबीसी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका का, वो कह रहा है कि अहम ठिकानों पर प्रतीकात्मक हमले कर सकता है ईरान पर सीमित हमला करेगा इजराइल, ये कह रहा है एनबीसी। लेकिन कैसे, अब आप समझिए क्या है यहां पर हमले का प्लान, कैसे हमले का दिन तय, ईरान में किस तरह से बारूदी भय है। देखिए, इजराइल ने ईरान में अपने टारगेट तय कर लिए हैं। ईरान में सीमित ठिकानों पर हमला होगा, एटमी साइट, ऑयल डिपो पर प्रतीकात्मक हमले होंगे, ऊर्जा ठिकाने, सैन्य ठिकानों पर हमले का प्लान है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बहुत बड़ा दावा है। ईरान पर कब हमला होगा इजराइल ने नहीं बताया है। जनरल अस्थाना, तो ये प्रतीकात्मक हमले क्या होते हैं? हमला या तो आप किसी को मारेंगे या नहीं मारेंगे, इसका क्या मतलब है और इससे क्या फायदा होगा इजराइल को? देखिए, प्रतीकात्मक हमला जो है वो अपने लोकल जो उनके लोग हैं उनको ये बताने के लिए कि ईरान ने मेरे ऊपर हमला किया था और अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो जवाब वो देंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं टच करेंगे जिससे वो युद्ध और ज़्यादा भड़के। अमेरिका बार बार इजराइल को यही बता रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट के जैसे बात हुई थी, तो वो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर साइट के ऊपर या ईरान की न्यूक्लियर साइट को बर्बाद करने की ताकत इजराइल में अकेले नहीं है। उसमें अमेरिका के जो विमान हैं और उनका एमुनिशन है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो अमेरिका तैयार नहीं है। उसी मुताबिक अगर पेट्रोलियम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला किया जाए तो वो भी अभी जितने गल्फ के कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे अमेरिका को कहने कि ये मत होने दीजिए, इससे सब कुछ भड़क जाएगा और हमारे ऊपर भी हमला आएगा। तो इन दोनों चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इजराइल को ये बार बार बताया जा रहा है कि भाई आप एक कंट्रोल्ड हमला कीजिए। तो कंट्रोल्ड हमले में क्या है कि अगर वो किसी जैसे मिलिट्री साइट के ऊपर हमला करते हैं, ऐसा हमला करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो ईरान को, तो ईरान भी अपना नुकसान ज़्यादा नहीं बताएगा वर्ल्ड के सामने और एक सांकेतिक हमले के तौर पे वो बोलेगा कि नहीं, हमारे ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं, और इजराइल की भी बात पूरी हो जाएगी कि हमने बदला ले लिया। तो इस चीज़ को इस तनाव को कंट्रोल करने कहावत है कि सांप भी मर गई और लाठी भी ना टूटे, क्या वही वाला हिसाब किताब पूरा यहाँ पर हो सकता है जो आप बता रहे हैं? ठीक है, मैं एक बड़ी खबर यहाँ दिखाना चाहता हूँ। हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। आईडीएफ बमबारी में नकदी और सोने का भंडार नष्ट हो गया है। $1.5 अरब की नकदी हिजबुल्लाह की जलकर खाक हो गई है। 2000 पाउंड सोना जमीन के अंदर पिघल गया। टाइम्स ऑफ इजराइल का यह बड़ा दावा है। तो एक संगठन जिसके पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, जो लगातार इजराइल से लड़ाई कर रहा है, उसके पास 2000 पाउंड सोना था जो कि पिघल गया। 1.5 अरब करेंसी थी उसके पास, डॉलर, वो जलकर खाक हो गई। आप समझिए, टाइम्स ऑफ इजराइल हालांकि ये दावा कर रहा है। आइए जरा इस बारे में और जानकारी मैं आपको देता हूं। मिडिल ईस्ट से तबाही के सिग्नल कैसे आ रहे हैं आप देखिए। चिंता की बात क्या है? क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध का विस्तार होगा? क्या रूस समेत अन्य देशों की दखल अब बढ़ेगी इसमें? इजराइल के खिलाफ क्या कई देश खड़े होंगे? आशंका क्या है समझिए। अपने देश पर हमले का बदला लेगा इजराइल और ईरान पर कभी भी हमला मुमकिन है। इजराइल फुल प्लान बना चुका है। ईरान का रुख रूस से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है। ईरान रूस से रिश्तों को मजबूत रखने की कोशिश करेगा। युद्ध के समय हथियारों की आपूर्ति की समस्या न हो, ये रूस इंश्योर करेगा। नए समीकरण, पश्चिमी देशों का इजराइल को समर्थन या नरम रुख? रूस, चीन जैसे प्रति देश ईरान के प्रति नरम हैं। एवीएम ओपी तिवारी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो हम जिन समीकरणों की बात कर रहे हैं, क्या अभी भी आपको लगता है कि इतना टाइम बीत जाने के बाद कोई नया समीकरण बनेगा? ऑलरेडी हम रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में देख रहे हैं और इस वॉर में भी वही वर्ल्ड ऑर्डर कमोबेश चल रहा है, कोई ज्यादा अंतर आया नहीं। गौरव, देखो, ये समीकरण तो यूक्रेन और रशिया के टाइम ही बन गया। हाँ, रशिया के ग्रुप थे। अब इसको डाइवर्ट करने के लिए इजराइल और ईरान का वॉर हुआ। जहाँ तक ईरान का सपोर्ट है, रशिया कुछ करेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करना, जब तक अमेरिका इजराइल के पक्ष में बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं करेगा तब तक रशिया ऐसी गलती नहीं करेगा। जहाँ तक हमारा विचार है, बिकॉज रशिया इज स्लाइटली रिस्पॉन्सिबल, जो भी है स्टेट है इस तरीके से, बिकॉज युद्ध भड़काने में रशिया का भी नुकसान है, युद्ध भड़काने सबका ही नुकसान है। तो इस युद्ध को आगे न, जैसे अभी अस्थाना साहब बता रहे थे कि भड़काने की कोशिश की जाएगी ताकि न भड़के, लेकिन इजराइल नहीं रुकने वाला है।
इजराइल नहीं रुकने वाला है मीन्स अपने बॉर्डर पर नहीं रुकने वाला है। ये कहना कि इजराइल ईरान को अटैक करके उनको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, फिलहाल ये इसकी संभावना अभी कम है। अगर जब अटैक करना भी होगा तो सरप्राइज एक एलिमेंट होता है, जब किसी को नहीं पता होगा, जब कोई शक नहीं करेगा, दैट इज टाइम अटैक विल टेक प्लेस। उसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, उसका रिजल्ट ज़्यादा आता है। लेकिन फिलहाल इसके जो अभी इमीडिएट प्रॉब्लम्स है, इमीडिएट सोल्यूशन जो इजराइल देख रहा है वो अपना एक बफर जोन क्रिएट करने के लिए और हिजबुल्लाह को ख़त्म करना है। हमास और हिजबुल्लाह अगर दो खत्म हो गए, ये बॉर्डरिंग टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ह्यूती तो दूर है, तो ये अगर खत्म कर देगा तो इजराइल को उम्मीद कर सकता है कि कुछ साल तक हमारे नागरिक सुरक्षित रहें। जॉर्डन ने इजराइल का विरोध किया है। इजराइल को हथियार ना दे कोई देश, ये जॉर्डन ने कहा है। गाजा लेबनान पर हमले बंद करे इजराइल, ये भी जॉर्डन कह रहा है। फ्रांस और स्पेन भी अपना विरोध जता चुके हैं। तो अब क्या है, जॉर्डन जो अभी तक इजराइल का साथ देता रहा वो अब कैसे इजराइल के खिलाफ हो गया, कैसे उसने इजरायली हमलों का विरोध किया है, ये देखिए। और जॉर्डन की नाराजगी का इजराइल पर भारी पड़ेगी। इजराइल के लिए जॉर्डन एक बफर स्टेट की तरह है और ये बहुत अहम है इजराइल के लिए। अब इजराइल और जॉर्डन में मजबूत सामरिक रिश्ते भी हैं, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। ईरान के हमले के समय जॉर्डन मदद करता रहा है इजराइल की। अपने एयर स्पेस में ईरानी मिसाइलों को जॉर्डन ने मार गिराया था। लेकिन टेंशन बढ़ी इजराइल और जॉर्डन के बीच, तो क्या होगा? इजराइल को एक और फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। इजराइल विरोधियों की ताकत बढ़ेगी जॉर्डन के इजराइल के खिलाफ होने से। इजराइल के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी उनके विरोधियों को। ईरान को इजराइल पर हमला करने में मदद भी मिलेगी। ये क्या कहानी पक रही है मनीष, ये बताइए जरा। देखिए गौरव, वो फ्रेंडली फाइट होती है ना, तो ये तकरीबन फ्रेंडली फाइट है जिसमें जॉर्डन की तरफ से स्टेटमेंट हो रहे हैं, फ्रांस ब्रिटेन ये सब स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ। ये सब इजराइल के साथ रहेंगे, लेकिन उनको अटेंडेंस भी तो लगानी है ना। ओके। कि हाँ, हम जो लेबनान में या फिर फिलिस्तीन में जो हमले हो रहे हैं इजराइल के, हम उनके खिलाफ भी हैं और लेबनान के मुसलमानों के साथ हम हैं। इसलिए जॉर्डन की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट हो रहे हैं। हकीकत यह है आज की तारीख में, भले ही इसे धर्मयुद्ध का नाम दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देश आज की तारीख में इजराइल के साथ खड़े हैं, भले ही अमेरिका की वजह। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एवं तिवारी और जनरल अस्थाना, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी ऑपरेशन थाट जो हम आपको दिखा रहे हैं उसके आगे भी बहुत कुछ है जो इस युद्ध वॉर जोन में चल रहा है, जिसकी एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे हमारी जो रिपोर्ट है डिटेल में हम आपके लिए करा रहे हैं, इनको बड़ा ध्यान से देखिएगा। तेल अवीव से तेहरान की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट ईरान में इजराइल के हमले को लेकर है। इसके मुताबिक इजराइल आज रात ईरान में जबरदस्त तबाही मचाने जा रहा है। आज सुबह इजराइल ने ईरान में साइबर हमला किया। माना जा रहा है कि साइबर अटैक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करने के लिए है। इसी के साथ अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमानों की फ्लीट अरब में भेज दी है। इजराइल और अमेरिका की यह सैन्य गतिविधि बता रही है कि कुछ ही घंटे में तेहरान में एक बड़ा बारूदी बवंडर आने जा रहा है। आधी रात में इजराइल ईरान का बारूदी दहन करने वाला है। इजराइल ईरान से अब तक का सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है। 12 दिन बाद तेहरान में बड़ा बारूदी बवंडर नजर आने वाला है। ईरान के अंदर इजराइल ने अपने कई टारगेट सेट कर लिए हैं। इजराइल का ईरान पर यह हमला ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में संदेश देने वाला होगा। लेबनान की तरह ईरान पर भी पहले साइबर अटैक और फिर बारूदी विध्वंस की तैयारी है। इजरायली कैबिनेट ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला करने की अनुमति दे दी है। इसी के बाद से माना जा रहा है कि इजराइल ईरान में किसी भी वक्त बड़ा विध्वंस कर सकता है।
इस बात की आशंका तब बढ़ गई जब इजराइल ने ईरान में हमले का पहला फेज लॉन्च कर दिया। इजराइल ने लेबनान की तरह ही ईरान में साइबर अटैक कर दिया है। सुबह सुबह इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर हमला कर दिया। इसके अलावा ईरानी कोर्ट, सरकारी विभाग, सरकारी दफ्तर और रक्षा मंत्रालय पर भी साइबर अटैक हुआ। ईरान ने स्वीकार किया है कि इस साइबर अटैक में इजराइल ने उसकी कई अहम जानकारियां चुरा ली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल इजराइल ईरान में हमले के लिए करेगा। इजराइल के इस साइबर हमले को उसके बारूदी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आधी रात को ही इजराइल ईरान में मुख्य हमला कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल ने यह साइबर अटैक इसलिए किया है ताकि हमलों के वक्त ईरानी एयर डिफेंस को हैक किया जा सके। तो इजराइल के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि ईरान में इजराइल के टारगेट क्या है? ईरान में इजराइल कहां-कहां हमला कर सकता है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर सेंटर, ईरान के ऑयल फील्ड, अंडरग्राउंड हथियार सिटी और एयर डिफेंस सिस्टम के बेस हैं। इजराइल इन्हीं टारगेट को खत्म कर ईरान की संपूर्ण सैन्य शक्ति को एक झटके में तहस नहस करना चाहता है। ईरान को भी इजराइल की तरफ से मंडरा रहे इस खतरे का पूरा अंदाजा है। यही वजह है कि उसने इजराइल के हमले को नाकाम करने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। ये वही सुरक्षा चक्र है जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और चुनौती है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम की अभेद्य दीवार तैयार कर रखी है। लेकिन एक सच ये भी है कि इजराइल के पास F-35 जैसे अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। ये ईरान की एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम को पूरी तरह भेदने में सक्षम है। इजराइल ने ईरान के इसी एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करने के लिए साइबर अटैक को अंजाम दिया है। इजराइल की मंशा है कि ईरान में हमला बेहद घातक हो, इतना घातक कि पूरी दुनिया को संदेश देने वाला हो। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि ईरान पर एक सटीक और घातक हमला किया जाएगा। इस बयान से साफ है कि ईरान में हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सीरियल विस्फोट की शुरुआत होने जा रही है। इजराइल ईरान को आधी रात बहलाने जा रहा है। इसका संकेत तब मिला जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़ी तैनाती कर दी। अरब में अमेरिका की F-15, F-16 और F-22 की फ्लीट पहुंच गई है। माना जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स की यह फ्लीट ईरान में हमले के लिए इजराइल की मदद करने पहुंची है। और संकेत तब मिला जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने रूस से गाजा और लेबनान में हो रहे नरसंहार में दखल देने को कहा है। ईरानी राष्ट्रपति से मिलने के बाद पुतिन ने न सिर्फ ईरान का साथ देने का ऐलान किया, बल्कि इजराइल और अमेरिका को ईरान में हमला न करने की हिदायत भी दी।
पुतिन ने ईरान का साथ देने की घोषणा इसलिए की क्योंकि वो अमेरिका की बादशाहत को खत्म कर वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहते हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है, ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले का परिणाम बहुत भयावह होगा। रूस की धमकी अपनी जगह, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरानी और रूसी राष्ट्रपति के बीच इस मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। नेतन्याहू अरब युद्ध को लेकर रूस का रुख जानना चाहते थे। अब जबकि ईरान को लेकर रूस का रुख साफ हो गया है, तो प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के सर्वनाश का प्लान बना लिया है। चरणबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। पहले पेजर अटैक करके लेबनान को दहलाया, फिर लीडरशिप खत्म करने के लिए हमले किए और अब हिजबुल्लाह को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे उसे बारूदी सप्लाई रोकी जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरान ने रास्ता बना लिया है, जो रूसी गठबंधन की सहायता से हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचा रहा है। इस बीच इजराइल ने उस ठिकाने को तबाह कर डाला जहां हिजबुल्लाह का खजाना रखा था। यह हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अब इजराइल आखिरी प्रहार करके उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। एक तरफ ईरान पर साइबर अटैक, दूसरी तरफ उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का सफाया। प्रतिशोध की आग में धधक रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने फुल ऑन वॉर का बटन दबा दिया है। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हलचल है। ताबड़तोड़ हमले का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि अब बेंजामिन हिजबुल्लाह को दूसरा मौका देना नहीं चाहते। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हिजबुल्लाह तक हथियारों की खेप पहुंच रही है। अब हिजबुल्लाह के पास मीडियम रेंज की मिसाइल भी जा पहुंची है और लॉन्ग रेंज ड्रोन भी मिल चुके हैं। यानी नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसके पीछे खामनई का ब्लूप्रिंट है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इतने विध्वंसक हमले किए हैं कि इजराइल दहल गया है। आधी रात हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के हर्जिलिया में जबरदस्त हमले करके युद्ध का नया फेज शुरू कर दिया। हमला इजराइल के यूनिट नंबर 8200 के हेडक्वार्टर पर किया गया। ये आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर था। हमले में कम दूरी के मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि पूर्वी भूमध्य सागर में बोट से आए हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हमले किए। ये ठीक हूती स्टाइल में किया हमला था। अर्जीलिया के अलावा हाइफा पर भी हिजबुल्लाह ने हमले किए, जिसमें ड्रोन स्ट्राइक से हाइफा पोर्ट को दहला दिया। हिजबुल्लाह ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तेल अवीव पर रॉकेट से हमले करते दिखाया है। यह वीडियो हमले के बाद जारी किया गया। हाइफा पोर्ट पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, तेल अवीव पर भी रॉकेट बरसाए गए। तेल अवीव का पावर प्लांट उड़ा दिया गया। यह पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया है। इससे पहले वो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा था। अब हिजबुल्लाह ने रणनीति बदली है, जिससे वो एनर्जी सेक्टर के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमले इस बात का संकेत है कि उसे नई खेप मिल चुकी है। मोसाद का इनपुट है। बीती रात हमले में इस्तेमाल हुए हथियार रूस, उत्तर कोरिया और ईरान से मिले हैं। इसी वजह से एक साथ कई टारगेट पर हमले किए गए, जिसमें उत्तरी बॉर्डर को भी दहलाया गया।
तेल अवीव, हाइफा के अलावा गैलिली, किरियत शिमोना, साफेद और गोलन हाइट्स पर हमले करके हिजबुल्लाह ने अपने तेवर जता दिए हैं कि वो अभी कमजोर नहीं हुआ है। यानी हिजबुल्लाह अभी और हमले कर सकता है। इसलिए इजराइल सबसे पहले हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई रूट काटना चाहता है। इसके लिए हाईवे पर बमबारी की जा रही है। साथ ही हिजबुल्लाह के खजाने को खाक किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। इजराइल ने लेबनान में जबरदस्त बमबारी की है, जिसमें कई हिज्ब के ठिकाने तबाह हुए हैं। खास तौर से बेरूत और बेका घाटी में बमबारी की गई है। इजराइल की कोशिश हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म किया जाए और इसके लिए इजराइल कई फेज में हमले कर रहा है। दरअसल इजराइल ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें हिजबुल्लाह का सफाया करने के लिए चरणबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ उसके ठिकाने तबाह हो रहे हैं, दूसरी तरफ उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले फेज में पेजर अटैक से तबाही मचाई और एयर स्ट्राइक से हिज्ब के ग्राउंड लड़ाकों को मारा गया, जबकि दूसरे फेज में हिजबुल्लाह की लीडरशिप तबाह की गई। नसरल्लाह और दूसरे बड़े कमांडर मार दिए। तीसरे फेज में हिजबुल्लाह की टनल नेटवर्क और दूसरे अहम ठिकाने ध्वस्त कर दिए, जबकि चौथे फेज में हिजबुल्लाह का सप्लाई रूट काट दिया। सीरिया लेबनान के हाईवे पर बमबारी की गई। अब पांचवें फेज में हिज्ब के रुपए, पैसे और दूसरे संसाधनों को खत्म किया जा रहा है। इसके बाद छठे फेज में ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ाकर दक्षिणी लेबनान में लितानी से आगे इजराइल के उत्तरी बॉर्डर तक बफर जोन बनाने की प्लानिंग है। लेकिन इजराइल के लिए काम आसान नहीं है। हिजबुल्लाह का नेटवर्क इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टूट रहा। तेल अवीव के अर्जीलिया में हमला यह बता रहा है कि हिज्ब को लगातार बड़े और अपग्रेडेड हथियार बाहर से मिल रहे हैं। इसलिए अब इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया है और लेबनान के अंदर कई नई यूनिट और कमांडरों को भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल अपना सुरक्षा घेरा भी बना रहा है, जिसमें 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरानी प्रॉक्सी लेबनान पहुंच रहे हैं। इराक के शीते ग्रुप ने 72 घंटे पहले एक कमांड सेंटर भी बना लिया है, जो गोलन हाइट्स में है, जहां 24 घंटे से भीषण जंग छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।